जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज की इस वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी की जो परीक्षा हुई है दोस्तों कब 2021 में, इसके जीएस यानी सामान्य अध्ययन को हम सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू को जो व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर हम व्याख्या सहित इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी चैनल पर दोस्तों आपका एलटी जो परीक्षा 2018 में हुई थी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर जाइए, उसको भी देखिएगा। आइए आज की इस वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट करने वाले जीआईसी परीक्षा 2021 में हुई थी जीएस की। इसमें दोस्तों टोटल 40 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? इसमें 40 प्रश्न होते हैं जीआईसी में, और एलटी में दोस्तों 30 प्रश्न होते हैं जीएस यानी सामान्य अध्ययन के। तो आइए आज की वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, जो 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं जीआईसी से जीएस के। हड़प्पा पुरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चैतांग या घग्गर, सतलुज, रंगोई। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका रंगोई नदी। जो बनावली है आपका, ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? आपका डी इज द राइट आंसर है, रंगोई नदी पर। जिस मित्र का लैंग्वेज इंग्लिश हो तो कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो पेपर सेट है ऑलरेडी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजों में उपस्थित है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, आसानी से चीज़ों को समझते हुए हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं 40 नंबर आपके जीएस के जीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। आइए देखते हैं इसका जो व्याख्या यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन है। हड़प्पी पुरा स्थल बनावली यानी हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी पर स्थित है, जिसका उत्खनन दोस्तों 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट, आरएस बिष्ट के नाम से जाने जाते हैं। घग्गर नदी पर कालीबंगा, राखीगढ़ी, सतलज नदी पर रोपड़ है आपका। ये तथ्य महत्वपूर्ण होंगे जो तथ्य हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रोपड़ पुरा स्थल स्थित है, जबकि चैतांग नदी पर हरियाणा राज्य में एक क्या है, आइए इसे भी देख लेते हैं। चौतांग नदी हरियाणा राज्य में एक मौसमी नदी है जो यमुना की सहायक नदियां हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे दोस्तों, आप लोग इसको भी आप लोग मेंशन करते हुए चलेंगे। जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य हैं मेरे द्वारा डिस्कस किए जा रहे हैं, आप लोग उसे अलग से नोट्स बना के अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिविजन हो जाएगा। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, आप लोग का सहयोग भी बेहतर होगा। आप लोग वीडियो क्लास तक बनेंगे, हम लोग 40 क्वेश्चनों को जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे आज की इस वीडियो के थ्रू। आइए देखते हैं अगला। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है दोस्तों? शालिशुक या बृहदत्त, कुणाल एंड इंद्रपालिका। तो दूसरे का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर आपका बी यानी होगा बृहदत्त इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। दोनों लैंग्वेज में यह पेपर उपस्थित है। आप लोग तो जिस किसी भी मित्र का अगर लैंग्वेज इंग्लिश हो या हिंदी हो तो दोनों लैंग्वेजों में ये चीज़ें आसान है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रश्न से जो भी तथ्य बनते हैं आइए समझते हैं। बाणभट्ट पुष्यभूति वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने अपनी रचना हर्षचरित में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त को प्रज्ञा दुर्बल बुद्धिहीन शासक कहा है। इनकी अन्य पुस्तकें कादम्बरी हैं, मुंडाक्तिक हैं या चंडी शतक हैं। कावेल एवं थॉमस ने हर्षचरित का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। राजा नाग शंकर कंठ या रंगनाथ रूचक तथा शंकर हर्षचरित के टीकाकार हैं दोस्तों, टीकाकार थे। ये अति महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। ऊपर वाला जो 2 लाइन है अति महत्वपूर्ण तथ्यों से भरा हुआ है। आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन होगा आपका। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने है, आइए इसे भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों तीसरे का आपका सी, फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर है। आइए इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसको भी हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे अपने नोट्स में, ताकि चीज़ों को आसानी से हम लोग समझ सकें। और जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और वीडियो लंबा बनाना नहीं है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनेगा चौथा दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग वाज फर्स्ट ऑन द टू बी पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश? वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या आलमगीर द्वितीय। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों शाह आलम द्वितीय। आइए इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में। शाह आलम द्वितीय 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा। 1803 ईस्वी में उसका संरक्षण स्वीकार किया। गुलाम कादिर ने, ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। और यहाँ से लेकर दोस्तों 1803 में ईस्वी में अंग्रेज जो सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया। और साथ ही साथ दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
तथा मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशनर बन के रह गए। इस तरह से अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी मुगल जो बादशाह था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। यह प्रश्न बना है, आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन सामने क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो राइट आंसर है दोस्तों चित्तरंजन दास और M.K. गांधी। तो ये राइट आंसर है डी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों, इनसे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी हम लोग जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने किसने कहा था? देशबंधु चित्तरंजन दास और M.K. गांधी ने कहा था। और इनका जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। और इनसे एक इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस का आध्यात्मिक गुरु किसे मानते थे? तो विवेकानंद जी को। एंड अगला है, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। ये आध्यात्मिक है, ये इनके राजनीतिक गुरु हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, जो जनजातियों से विद्रोह वाले प्रश्न बनते हैं तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इस टॉपिक को आप लोग मेंशन करते हुए चलेंगे। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर है तिरोत सिंह। तो आइए इनसे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से आप लोग सभी चीज़ों को देख लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आइए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, सिद्धू और कानू संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में। एंड करमशाह पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1813 से 1831 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण विद्रोह हैं दोस्तों। और इनके प्रमुख नेता कौन थे? टीपू मीर थे। बिरसा मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। ये तथ्य हैं। ऑलरेडी चैनल पर दोस्तों LT 2018 की जो परीक्षा हुई है उसका व्याख्या सहित दोस्तों विस्तार पूर्वक हल किया गया है, PIQ को सॉल्व किया गया है। आप लोग जाइए जरूर, चैनल का प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। और आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जो मित्र इस चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और LT GIC UP TGT PGT ज्योग्राफी की क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलास, देसलपुर, आलमगीर, मांडी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? देसलपुर। बी इज द राइट आंसर है। यहाँ से देख लीजिए देसलपुर है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका तथ्य देखते हैं क्या कह रहा है तथ्य। आइए तथ्यों को भी हम लोग समझते हुए चलेंगे इस वीडियो के थ्रू। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित जो हड़प्पी पुरास्थल आलमगीर है, जो कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है। यहाँ पे है सबसे पूर्वी भाग है। पूर्वी स्थल है बड़गांव एवं हुलास, ये सहारनपुर पड़ता है। मांडी मुजफ्फरनगर में पड़ता है। जबकि जो देसलपुर है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है दोस्तों। जो कच्छ का रण है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं कच्छ का रण, तो यहाँ पे पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फौज पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? तो राज्यपाल था। कौन सा? राज्यपाल था वहाँ का शासक। यहाँ पे देख सकते हैं उस समय जो आक्रमण हुआ था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी में दुर्ग में जाकर छिप गया था। आइए आगे देखते हैं, वहाँ का अंतिम यशपाल अंतिम गुर्जर क्या था? शासक था, प्रतिहार शासक था। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपका। तो सहारनपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर। राइट आंसर होगा क्या इसका? जौनपुर। आइए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराज हिंद कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं और क्वेश्चन बनता भी है, और आम जनमानस में यह भी प्रश्न पूछा गया है, यानी लोगों के बीच यह प्रश्न बहुत चर्चा का विषय है। मध्यकाल में जौनपुर का शिक्षा होने का, जो मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होता था उस समय एंशिएंट पीरियड में, तो उसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राज बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण शर्की शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। ये कुछ हो गया इंपॉर्टेंट तथ्य। देखिए, PYQ सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका यही है दोस्तों, इससे आपका आने वाले क्वेश्चन की एनालिसिस हो जाती है, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। इस तरीके को इसको सॉल्व करके ये पता लगाया जा सकता है आसानी से। और इसके जो व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं, यानी जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है, ये आपका महत्वपूर्ण रास्ता तय करता है किस प्रकार का।
अगर नेक्स्ट टाइम अगर उस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, अगर आप लोग उसका व्याख्या पढ़े रहेंगे तो इर्द गिर्द वाले जो प्रश्न बनेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे वो प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही होता है PYQ सॉल्व करने का। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगला प्रश्न बनेगा निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवगढ़ का जो 10वां अवतार मंदिर है, ये आपका कहाँ ये आपका यूपी में स्थित है। आएंगे आगे तो तथ्य बनते हैं। देवगढ़ का जो 10वां अवतार मंदिर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा यानी बेत्रवती नदी के तट पर मिलता है। यह प्रश्न बन सकता है अगली बार के लिए। जबकि नचना जो गुठार का मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, भुमरा का शिव मंदिर है, ये मध्य प्रदेश में, तीनों मंदिर मध्य प्रदेश में और तीनों मंदिर पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है ये। एंड नेक्स्ट है RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों का उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। कितने बैंकों के लिए? जो 14 बैंकों के लिए। ये कुछ होगा इंपॉर्टेंट तथ्य। ये GIC के जो 40 नंबर GS के प्रश्न हैं दोस्तों, GS में सामान्य अध्ययन में 40 नंबर के प्रश्न बनेंगे, हम उसको कवर कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू दोस्तों। ऑलरेडी चैनल पर LT की जो 2018 में परीक्षा हुआ था, ऑलरेडी उसका PYQ सॉल्व कराया गया है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए अपने मित्र ग्रुप में, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। शेयर करेंगे तो सभी मित्र चैनल के द्वारा जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एंड अन्य एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? 12वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जरूर बताइए। B इज द राइट आंसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट जो 2021 में प्रकाशित की गई थी, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सफैम, यानी ऑक्सफैम के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, आप लोग इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना शुरू की गई है, योजना से प्रश्न बने हुए हैं सभी एग्जामों में, तो महत्वपूर्ण हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2014 में, 2015 में, 16, 17 में। तो C इज द राइट आंसर, 16 में बना है। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा की जो शुरुआत की गई थी 13 जनवरी 2016 को। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट कभी कभी डेट से मिलान करने वाले प्रश्न और कूट वाले प्रश्न बना दिए जाते हैं डेट को लेकर, तो आप लोग इसको भी समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? रूरल इंडस्ट्रीज यानी ग्रामीण उद्योग इसमें शामिल नहीं, यानी इसमें मेंशन नहीं किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके पार्ट दोस्तों 6। ये योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर लागू होता है, यानी केंद्रीकृत होता है कि सिंचाई। ये इस प्रकार की ये 6 हैं बिंदु, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष 2021-22 में संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपका बजट से भी पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B, यानी गाँव की जो अर्थव्यवस्था पर सुदृढ़ीकरण के लिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके सामने दोस्तों? भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? RBI के द्वारा, या सेबी के द्वारा, BSI या NSI? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेबी के द्वारा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप लोग जरूर बताएंगे। आइए इसे समझे, जो भी तथ्य बनते हैं इसको समझते हैं पहले। भारत में जो म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है, और सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय जो बोर्ड अधिनियम है 1992 यानी 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया एवं वैधानिक निकाय है। सेबी उद्यम पूंजी कोषों, म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण एवं विनियमन का कार्य करता है। कौन आपका? सेबी। और स्थापना कब हुआ था आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, सभी एक्ट को भी हम लोग मेंशन कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों? ये है बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का जो सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है उस समय? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा? गाइपोरिया समिति से एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो आपका एक प्रश्न और तैयार हो जाएगा, या अगले एग्जाम में ये प्रश्न बनता है 2025 वाले एग्जाम में, तो आप लोग को यहाँ से लाभ देखने को मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं, इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का जो सुझाव देने के लिए गाइपोरिया समिति थी, किसके लिए? बैंकों में सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। और जो अन्य समिति है नेक्स्ट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगी, आप लोग इसे शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? ये कर सुधार से है। वर्मा समिति यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव के लिए संबंधित है। चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार के लिए संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन सी समिति है? राजा चलैया समिति। बहुत बार पूछी गई, कर सुधार से संबंधित होगा, इकोनॉमिक्स से यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी दोस्तों हम लोग 40 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे आज की वीडियो के थ्रू। जल्दी इसी प्रकार नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम लाते रहेंगे, PYQ को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे इसी चैनल के द्वारा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो ये इज द राइट आंसर है, बार बार पूछा गया।
7.33 यानी 7.33% है। यहाँ से आप लोग इसका देख सकते हैं जो ये वर्ग किलोमीटर में बात कही गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर था? कौन था उस समय? मेरठ था। आएंगे आगे, ये करंट का क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सभी चीज़ों को देख लेते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसे भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख कौन उद्योग नहीं है? सीमेंट है, चीनी है, टेक्सटाइल है, या कपड़ा है, ऑटोमोबाइल है? तो राइट आंसर है डी, ऑटोमोबाइल इसमें नहीं मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं निम्नलिखित में, सीमेंट उद्योग में कजराहट आता है, चुनार आता है। चीनी उद्योग में मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद। कपड़ा कानपुर, मेरठ और होजरी वस्त्र उद्योग है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस उत्तर प्रदेश? कौन नहीं है? कौन है दोस्तों? इसमें पूछ रहा है सिग्मो, घोड़े, मोडनी, जैता। राइट आंसर है डी, आपका जैता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिग्मो, घोड़ों और मोडनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। ये सभी किसके हैं? ये सभी आपके महाराष्ट्र के हैं। तो आप लोग जानते रहिए, महाराष्ट्र के प्रश्न है, ये सभी महाराष्ट्र के डांस है। और ये लोक नृत्य मराठा लड़कों के सम्मान में दशहरों के अवसर पर मनाया जाता है, जबकि जो सिम्मो, घोड़े, मोडनी गांव का उत्सव है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इस स्लाइड का क्वेश्चन है आपका 23वां, कह रहा है 12वें जो वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है इस समय? 12वें वित्त आयोग का केसी पंत है, सी रंगराजन है, राजमन्नार संथानम है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, राजमन्नार है। आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा वर्तमान में वित्त आयोग कौन से हैं और किस नंबर के हैं। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा इस चीज़ को। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए देख लेते हैं, इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं एग्जामों में हम लोग समझते हुए चलेंगे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सी रंगराजन है। और साथ ही साथ केसी पंत दोस्तों 10वें हैं, और के संथानम ये दूसरे हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि राजमन्नार समिति का जो गठन किया गया है 1970 के केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। देखिए एक समिति और मिल गई, आप लोग इसे भी अपने नोट्स बनाकर अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए कि जो राजमन्नार समिति है इसका गठन 1970 में किया गया था। और इसका संबंध किससे है दोस्तों? केंद्र व राज्यों के बीच जो विवाद का सुलझाना होता है इससे संबंधित है। और जो 15वें वित्त आयोग कौन है दोस्तों इस समय? एन के सिंह है। और 16वें वित्त आयोग कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट में मेंशन करना है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है आइए देख लेते हैं। ये है दोस्तों, कौन नहीं है दोस्तों इसका राइट आंसर? आइए देखते हैं यहाँ से, ये रहा आपके सामने। कह रहा है एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्य एवं सभा की सीटें होंगी दोस्तों। कौन कौन सी हैं? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? असम। ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों, असम सही नहीं है। आइए आगे देखते हैं इसका कौन सी सीटें किससे संबंधित है, आइए समझते हैं। असम में 7 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तर प्रदेश में 31 है। ये बहुत बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31 हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करते हैं? तो आर्टिकल 43A के अंतर्गत कहा गया है। यहाँ पे आप लोग सभी चीज़ों को देख सकते हैं, सभी चीज़ें किस प्रकार कही गई हैं। और जो 45 आर्टिकल्स है बार बार पूछा गया है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो बाल्यावस्था की देख रेख एवं शिक्षा के लिए प्रावधान करता है, ये आपका 45 आर्टिकल के तहत कहा गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक अधिकार बताता है। कौन? 39A आर्टिकल। और नेक्स्ट आर्टिकल होगा आर्टिकल 38, ये राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो एग्जामों में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना हो सकती है नेक्स्ट एग्जाम 2025 में। अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों? अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित किया जा सकता है? किसे वित्त विधेयक को कह रहा है दोस्तों? कितने दिन के लिए रोका जा सकता है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए यहाँ से देख लेते हैं, ये रहा राइट आंसर। तो 14 दिन के लिए विलंबित किया जा सकता है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 198 के अनुसार जो धन विधेयक को सिर्फ विधान सभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान में यानी विधान परिषद न ही
इसको स्थगित कर सकती है और न ही 14 दिन के अधिक समय तक इसे रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद में स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है? तो आर्टिकल ये 165 के तहत। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। आइए तथ्य कुछ आर्टिकल्स है, इसे हम लोग मेंशन कर लेते हैं अपने नोट्स में। अनुच्छेद 166 166 राज्य की सरकार को कार्य करने संचालित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने से संबंधित है, जो मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 168 राज्य के एक विधानमंडल का प्रावधान या विधानमंडल राज्यमंडल या एक या दोनों को मिलाकर बनता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन होगा आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में किसके सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्तों को पता ही होगा। राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग। आइए आगे बढ़ जाते हैं। और कब जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें कुल कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों? 11 हैं, यहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? बाढ़, बिहार, लारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाडरवारा, ये आंध्र प्रदेश, ये नहीं सही है। आइए इसका देख लेते हैं, मिलान देख लेते हैं। सही राइट वाले आंसर बाढ़ बिहार संबंधी, लारा छत्तीसगढ़, कुंडगी कर्नाटक, गाडरवारा ये मध्य प्रदेश है। आइए आगे देख लेते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपका कूट है दोस्तों। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खदान है। कौन से खनिज किस खदान से संबंधित है, यहाँ पे आप लोग को देखना है। हम लोग डायरेक्ट आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। पहला खनिज क्या है? लोएस्क इटाबीरा ब्राजील से है। मैग्नीज चियातूरा जॉर्जिया, तांबा सडबरी कनाडा, बॉक्साइट है आपका वाइपा ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम सभी मित्र। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? प्रश्न महत्वपूर्ण, इसे स्टार कर लीजिए। केन्या, युगांडा, गैबोन या जाम्बिया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाम्बिया। प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ये 13 देशों से होकर गुजरता है दोस्तों। यहाँ से देखिए कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आप लोग इसे अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, वो 13 देश कौन है जो गुजरती है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण जो केंद्र है निम्नलिखित में से किस स्थान या किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर दोस्तों मथुरा में स्थित है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे तथ्य, जो मोर का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मयूर का, तो इसका नाम है पावोक्रिस्टोटस, यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी अनुसूचित जनजाति है जो वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? कौन नहीं पाई जाती है दोस्तों? सहरिया नहीं पाई जाती है। सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? टांसले जी टांसले के द्वारा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया इन्वायरमेंट से। आइए देख लेते हैं, इससे समय जो भी तथ्य बनते हैं एग्जामों में उसे भी हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे। वर्ष 1935 में 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की अवधारणा प्रस्तुत की गई। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र जो भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक जैविक घटकों से होती है। पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम जो शब्द है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? इसका अर्नेस्ट हाइकल द्वारा किया गया था। कब किया गया था? आप लोग डेट जरूर कमेंट में मेंशन करिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है, डेट भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो कौन भैया? खरबूजा है, मटर है, लोबिया, चुकंदर? तो भैया इसका है शुगर बीट, चुकंदर है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना आवश्यक होता है दोस्तों रिले खेती में। कौन सी खेती में? रिले खेती। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले कौन सी फसल की खेती करना होता है दोस्तों? रिले खेती। बहुत ही बार पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो आइए देख लेते हैं किस फसलों की उगाई जाती हैं, यहाँ से समझते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न बनेगा, आइए देख लेते हैं इसका आंसर पहले देखते हैं, तब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए। कौन है? ऊंचाई वाले यानी ऊपरी क्षेत्र में बोए जाते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है। सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सौर ऊर्जा का कारण है। कौन सा कारण है सौर ऊर्जा? तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर जरूर देखिएगा। तो ये फ्यूजन रिएक्शन है, संलयन प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया सौर ऊर्जा की जो उत्पत्ति नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होती है। इस नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम नाभिक में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को सौर ऊर्जा विमुक्त होती रहती है, अपार सौर ऊर्जा होती है। और आप लोग की सहयोग से दोस्तों हम लोग 39 क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं, यानी जल्दी दोस्तों एक प्रश्नों के बाद यह श्रृंखला समाप्त हो जाएगी।
जो जीआईसी के जो 40 प्रश्न की, जीएस की जो 40 प्रश्न का ये पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज की इस वीडियो के थ्रू। और जल्दी दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट का हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एलटी हुआ, जीआईसी हुआ, इसके प्रैक्टिस पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और जल्द दोस्तों हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और सभी मित्र इसकी तैयारी करने के लिए, जीआईसी, एलटी या पीजीटी की ज्योग्राफी की तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लुप्त संख्या आपको बताना है, ये आपका इमेज है, आपको बताना है लुप्त संख्या कौन है। तो देखिए दोस्तों, सब में क्या करेंगे, सब में 4 गुणे 3 करके प्लस 2 कर देंगे तो आंसर आपको सामने निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 राइट आंसर है। आप लोग जिसे देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेन किया गया है, सब में गुणे 3 करके प्लस 2 किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए आज के इस प्रश्न का, आज की इस सीरीज का जो पीआईक्यू सीरीज चल रही है, लास्ट प्रश्न क्या हो जाएगा। 2 प्रश्न रीजनिंग से थे, वो कौन कौन से थे हम लोग देख रहे हैं। शब्दों के विषम शब्द आपको पहचानना है, तो कौन हो जाएंगे विषम शब्द, मृत्यु, रोग, अंगूर, शराब, दूध, मक्खन, पानी आपका ऑक्सीजन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु रोग से है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते आते हैं। मुझे पूर्ण रूप से आशा हो गई दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से। अगर वीडियो कैसा लगा अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट पीआईक्यू सीरीज में, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों।